हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अकाउंट्स का पेपर कोड है 6722। सेट 2 है, पेपर कोड है 6722। अकाउंट्स क्लास 12th का हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं। यदि आप जल्दी से अपना पार्ट 2 का आंसर मैच कर लीजिए और अपने रिजल्ट देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 27। पार्ट 2 दो ऑप्शन है इसमें, हम ऑप्शन ए करेंगे पहले। तो ऑप्शन ए वाले देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट क्वालिफाई एज अ कैश इक्विवेलेंट इफ दे आर रिलाइजेबल इनटू नो अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन विद इन अ पीरियड। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें जो भी हमारे पास इन्वेस्ट करा है वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर हमने गोल्ड खरीदा है तो वो क्या होगा, तुरंत सेल हो जाएगा। अगर गोल्ड की जगह हम प्लॉट खरीदेंगे तो क्या तुरंत बिक जाएगा? या उसे बेचने में एक आध महीने में बिक सकता है आपका प्लॉट या फ्लैट? नहीं बिकेगा। पर आपका गोल्ड तुरंत बिक जाएगा। या आपने कोई LIC या FD करी है तो आप उस पैसे को तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विफाइड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पर इसका आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 12 महीने या उससे कम, 6 महीने उससे कम, 9 मंथ और उससे कम, और 3 मंथ और उससे कम। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम किसका दिख रहा है? 3 मंथ और लेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विफाइड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है, यानी वो एसेट जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो। तो उसका टाइम क्या होता है? 3 महीने और उससे कम होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे सबसे कम पीरियड वाली चीज को ही हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विफाइड इन्वेस्टमेंट। और इसको समझ भी जाना, जब आप ग्रेजुएशन करोगे या CA करोगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट वो जो जल्दी से क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो उसका लिए टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी बेटा? 3 मंथ और उससे लेस। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑप्शन बगल में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं होती? तो पहले हमें पता होना चाहिए कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो होता है बैलेंस शीट में, वो ऐसी एसेट होती है जो जल्दी से क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो कैश में कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट होती हैं? एक तो कैश, दूसरा कोई शॉर्ट टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश में हो सकती है, या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो जल्दी से जिसमें रिस्क कम हो। तो देखो, अगर डिपॉजिट विद इन अ बैंक, यानी हमने कुछ पैसा बैंक में डाला है तो हम तुरंत बैंक से जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो हमने 1 या 2 महीने के लिए ली है, कोई FD कराई है 1 महीने के लिए, तो हम उसे तुरंत क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब या तो नगद कैश या कैश जैसी चीजें। कैश जैसी चीज कौन सी होती है? कैश होता है, गोल्ड होता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करा हुआ हो सकता है, आपकी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी हो सकती है, या आपके पास कोई चेक है वो हो सकता है। मगर ट्रेड रिसीवेबल ये जो है कैश कैश इक्विवेलेंट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल कैश और कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए कर रहे हैं। 28 में बोला है, डैश इज नॉट द टूल ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा टूल जो है एनालाइज नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो आपको पता होना चाहिए, तो बेटा हमारे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टूल होते हैं वो होते हैं आपके कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालाइज और रेशियो एनालाइज। तो 4 टूल होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। कौन से हैं वो? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेड एनालाइज और रेशियो एनालाइज। ठीक है, और इसमें बोला है कि कौन सा टूल नहीं है। तो देखो ये तीनों टूल तो हो गए, तो भाई कौन सा टूल नहीं है? तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इनकम स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल टूल नहीं होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ही ऑप्शन है। नेक्स्ट में बोला है, इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज। सारी जो आइटम्स होती हैं उनको परसेंटेज में क्या करा जाता है, एक्सप्रेस करा जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 28 का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है
वो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हर आइटम को जो एक्सप्रेस कराया जाता है एज ए परसेंटेज ऑफ, तो वो परसेंटेज क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से अकाउंट का पेपर आपका अच्छा है, आप भी बताएं आपको कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, नो लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख आफ्टर चार्जिंग depreciation of ₹50,000 on machinery or operating profit before working capital change would be 2,50,000। तो स्नो लिमिटेड के बाद ने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, जिसमें 50,000 का मशीन पे डेप्रिसिएशन भी आया, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है वो कितना है, 2.5 लाख रुपए है। स्टेटमेंट 2 है, इसमें बोला गया है डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन को हम वापस से ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, एज इट डज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी कैश फ्लो, क्योंकि वो किसी कैश फ्लो का रिजल्ट नहीं होता। तो जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ए वो भी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, क्योंकि 2 लाख और इसमें 50 जोड़ दिया तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट था और 50,000 डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करेंगे तो 2,50,000 हो जाएगा। और ये बिल्कुल करेक्ट है कि डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक करते हैं नेट प्रॉफिट में। तो इसकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30, द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी। ये क्विक रेशियो वाले देखो, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये तुम्हारे को आने चाहिए, लिक्विड रेशियो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द क्विक रेशियो। तो जो क्विक रेशियो क्या है, 1:1 इक्वल है। आप बताओ कौन सी ट्रांजेक्शन जो है रिजल्ट है इंक्रीज द क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को इंक्रीज करने के लिए कौन सी ट्रांजेक्शन की जरूरत होगी? ऑप्शन है आपके पास, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और परचेज गुड्स ऑन कैश। तो आपको पता ही है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये इसका आंसर होगा। जब हमें कैश आएगा किससे, डेटर से आएगा, तो हमारी क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। हमारे को कैश की इनफ्लो होना चाहिए, और कैश का इनफ्लो कब होगा, जब हमें डेटर से पैसा आएगा। आप गुड्स सोल्ड करोगे क्रेडिट में तो कोई पैसा आएगा नहीं आएगा, परचेज करोगे गुड्स क्रेडिट में तो कोई पैसा आएगा नहीं आएगा, परचेज करोगे गुड्स कैश में तो पैसा चला जाएगा। जब हम कैश में परचेज करते हैं क्या होता है, हमारा कैश जाता है, एसेट आती है ना, यही तो है। सोल्ड करते हैं गुड्स क्रेडिट में तो क्या होता है, हमारे डेटर बढ़ जाते हैं, पर पे कोई पैसा थोड़ी आता है। और परचेज करते हैं गुड्स क्रेडिट में तो क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, तब भी पैसा नहीं आता। और क्विक रेशियो इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, कैश का इनफ्लो होना चाहिए। तो कैश कैसे आएगा, जब हम डेटर से पैसे रिसीव कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो हमने इसका जो सेट 2 है उसका हमने जो है सेक्शन पार्ट 2 कर लिया है। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाई जा रही है, जल्दी ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, ताकि आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर भी मैच कर पाएँ। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया, आपका एग्जाम कर लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में से कौन सा पेपर आपको ज़्यादा कंफर्ट लगा, आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपको कौन सा पेपर ऐसा लगा जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।